हेलो नमस्कार दोस्तों, डेम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हां प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तेनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं, और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जाग जाएगा, क्योंकि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा, तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा, सिलेक्शन के बाद खुशी भी अपनी होगी। तो सर पड़ोसी के लिए क्या रहेगा? पड़ोसी के लिए यही रहेगा कि तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। लगातार की गई मेहनत का परिणाम डंके की चोट पे आता है, और सफलता के लिए हमेशा निरंतर अपने आप को संघर्ष की भट्टी में खुद को जलाना पड़ता है। जो जितना विद्यार्थी अपने आप को संघर्ष की भट्टी में जलाएगा वो उतना ही प्रखर निकर के दिखाएगा, बोले तो सफलता के शिखर पे पहुंच के दिखाएगा। किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को आगे पीछे कर ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पहली जीत जीतनी पड़ेगी खुद से। अगर आपने अपने मन को जीत लिया, आपने हर परिस्थिति में खुद से यह बोला कि मेरा तो होगा, क्योंकि मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेरे कदमों की काबिलियत पे मुझे विश्वास है और मैं मंजिल के सफलता के सर्वोच्च शिखर पे चढ़ के दिखाऊंगा, तो जरूर होगा। अरे जिस विद्यार्थी ने अपनी पढ़ाई शुरू करते टाइम हर बार ये लाइन बोली है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा, ये बोला है, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। आप जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला कर जाओगे और आपको कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। चलेगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करते हैं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, और कमेंट हर बच्चा जरूर जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आपकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। और अभी तक आया जिस विद्यार्थी ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, क्योंकि राफेल को राफेल की स्पीड से उड़ाने की कोशिश कीजिएगा, तभी तो मजा आएगा। अरे रैशनल के दम पे चैलेंज किया जाता है, रैशनल को ढंग से पकड़ लेना, क्योंकि हर एक सवाल आपको 10-10 क्वेश्चन का लॉट देके जाएगा, और पूरी क्लास के दौरान बनने वाले अच्छे सवालों के नोट्स जरूर लिखते रहेगा प्यारे दोस्तों, ताकि आपका कॉन्फिडेंस एक अलग दशा और दिशा में जाएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पिगमेंटेड लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम जिफी स्टर्नम टू सिम्फोसिस प्यूबिस इज टर्म। एक कोई पिगमेंटेड लाइन है, पिगमेंट का मतलब होता है कलर, किसी भी चीज के वेस्ट प्रोडक्ट के कारण डेवलप होने वाला कलर। और प्रेगनेंसी में कलर क्यों डेवलप होता है? क्योंकि उसमें मिलेनिन का लेवल बढ़ जाता है। किसका? मिलेनिन का लेवल बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है? मिलेनिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण प्यारे दोस्तों उसमें खूब सारी चीजें आती है, जैसे कि एक नाम आता है जिसको बोलेंगे अपन प्यारे दोस्तों लीनिया नाइग्रा। क्या बोलेंगे? लीनिया नाइग्रा बोला जाता है। एक आपके सामने आएगा जिसको बोला जाता है लीनिया, अरे लीनिया अल्बा बोल सकते हो, चलेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लीनिया नाइग्रा बोल दो, स्ट्राया ग्रेविडेरम बोल सकते हो, स्ट्राया ग्रेविडेरम, ग्रेविडेरम बोल सकते हो। और इसके अलावा एक नाम आप कोलाज्मा बोल सकते हो, कोलाज्मा या मिलोज्मा। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। प्रेग्नेंट फीमेल के चेहरे के ऊपर बनने वाला बटरफ्लाई मास्क होता है, वो कोलाज्मा कहलाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? बटरफ्लाई मास्क। इसी को अपन कहेंगे बटरफ्लाई मास्क के नाम से जाना जाता है। बटरफ्लाई मास्क का मतलब है प्रेग्नेंट फीमेल के शरीर में मिलेनिन का लेवल बढ़ने के कारण उसके फोरहेड पे, उसके चिक पे, उसके नेजल ब्रिज पे क्या हो जाते हैं? ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलाज्मा। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा का मतलब एक ब्लैक या ब्लू कलर की लाइन है जो जिफी स्टर्नम से लेकर के सिम्फोसिस प्यूबिस यानी फीमेल के पेट पे एकदम स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। यहां क्या देखने को मिलती है? तो यहां आप बोल रहे हो ब्लैक और ब्लू। अरे यहां क्या देखने को मिलती है? ब्लैक और ब्लू कोई लाइन देखने को मिलती है। और ये कहां से देखने को मिलती है? तो फ्रॉम जिफोइड। कहां से देखने को मिलती है? फ्रॉम जिफोइड टू सिम्फोसिस प्यूबिस। जिफोइड से लेकर के सिम्फोसिस प्यूबिस तक एक खींची गई लाइन का नाम है लीनिया नाइग्रा, जिसको प्रेगनेंसी के बाद लीनिया अल्बा बोल देंगे, बोले तो लाइट हो जाएगी। अगला नाम है स्ट्राया ग्रेविडेरम। स्ट्राया ग्रेविडेरम का मतलब प्रेग्नेंट फीमेल जब पहले बिना प्रेगनेंसी थी तब नॉर्मल बॉडी वेट में, नॉर्मल हाइट में थी। हाँ, जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी हुई तो उसके अंदर ग्रोथ हुई, बोले तो मसल्स स्ट्रेचिंग हुआ, टिश्यू स्ट्रेच हुआ, तो उसके ऊपर क्या बन गए? खिंचाव बन गए। उनके ऊपर क्या देखने को मिल रहा है? स्क्रैचिंग मार्क्स देखने को मिलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये वही होते हैं, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है स्क्रैचिंग मार्क।
क्या बोला जाता है इस कंडीशन को? तो ध्यान रखिएगा, स्क्रैचिंग मार्क 8 कहां देखने को मिलते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रैचिंग मार्क्स होते हैं ब्रेस्ट पे। अरे कहां देखने को मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, थाई पे, एब्डोमन पे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एब्डोमन पे। इसीलिए आपने प्रेगनेंसी के बाद फीमेल को देखा होगा, उसके शरीर के हिस्से पे आपको मार्किंग देखने को मिलती है। अरे उसके शरीर के हिस्से पे आपको क्या देखने को मिलती है? मान लीजिएगा कि ये प्रेग्नेंट फीमेल है, बच्चा पैदा करने के बाद जैसे ही वो चमड़ी नॉर्मल दिशा में आएगी तो उसके ऊपर ये ऐसी कुछ मार्किंग रह जाती है। अरे रहती है या नहीं रहती है? जी हाँ, ऐसी कुछ मार्किंग्स देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जिन जिन स्ट्रक्चर में खिंचा हुआ या वापस। ये खाली प्रेगनेंसी के अलावा अपन नॉर्मल इंसान में बात करें तो कुछ लोग होते हैं जो जिम लवर्स होते हैं या बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है। जब मोटापा था तो उनकी चमड़ी खिंच गई थी, तब तक तो दिखा नहीं, लेकिन अब वापस जैसे ही उनकी जिंदगी में जब पतलापन आएगा तो वो चमड़ी के ऊपर मार्किंग देखने को मिलते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडरम। प्रेगनेंसी में इसलिए ग्रेविडरम। तो यहां लिखा है लीनिया अल्बिकेंस, तो क्या लीनिया अल्बिकेंस होगा? नहीं होगा, उड़ा दो। स्ट्राया अल्बिकेंस होगा। देखो स्ट्राया अल्बिकेंस और लीनिया अल्बिकेंस का मतलब है प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद दोनों के दोनों मार्किंग का लाइट हो जाना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा मिलेगी। स्ट्राया ग्रेविडरम में ये बच्चा पैदा होने के बाद स्ट्राया अल्बा बोल दो या अल्बिकेंस बोल दो। लीनिया नार्गा अभी ज्यादा है, प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी क्या देखने को मिलती है? लाइट मार्किंग रहेगी, तो ये भी उड़ा दो। नेक्स्ट अगर अपन बात करने की कोशिश करेंगे तो ये उड़ा दिया, स्ट्राया अल्बिकेंस नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लीनिया नाइग्रा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। और क्या स्ट्राया ग्रेविडरम बोलेंगे तो ये है स्ट्राया ग्रेविडम। तो कुल मिलाकर के ये जो दोनों चीजें मैंने आपको लिखी है कि ये जो आपके सामने एक तो लीनिया नाइग्रा था और एक आपके सामने था स्ट्राया ग्रेविडरम। एक लीनिया नाइग्रा था, एक आपके सामने था स्ट्राया ग्रेविडरम। प्यारे दोस्तों, अगर अपन बात करने की कोशिश करें, ये लीनिया नाइग्रा क्या बन जाएगा? आगे जाके बन जाएगा लीनिया अल्बा। अरे क्या बन जाएगा? लीनिया अल्बा या अल्बिकेंस बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा स्ट्राया। क्या बन जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्राया अल्बा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्राया अल्बा बोलो या इन दोनों को नाम दे सकते हो अल्बिकेंस। क्या बोल सकते हो? अल्बिकेंस के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इधर अपन ने बोल दिया लीनिया नाइग्रा के नाम से बताया जाता है और इधर ग्रेविडरम वाली कंडीशन को देखने को मिलता है। तो ये चीजों को पूरा पूरा फोकस रखें। यहां ऑप्शन नंबर आपके लिए सी जाएगा, जो परफेक्ट होगा, जोरदार होगा, जबरदस्त होगा, जिंदाबाद होगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया उन सबका सही है। जिनका दिल गलती कर बैठा या फिर गलती कर बैठा, एग्जाम हॉल में नहीं करनी चाहिए। बातों को फोकस में कम लाएं। और वो कहते हैं ना कि उड़ान वालों उड़ान पर वक्त भारी है, अब की बार परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार कर दीजिएगा। अगला सवाल आपका कर रहा है इंतजार। ओ माय गॉड, ले आए हैं ईसीजी। आइडेंटिफाई द गिवन ईसीजी। बहुत बढ़िया ईसीजी है, ध्यान से देख के जवाब दीजिएगा। बहुत सारी चीजें दिख रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रही है, एवीआर एवीएल एवीएफ दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स दिख रहा है। चलो, एक तो दोस्तों अगर 5 मिनट के लिए इस ईसीजी को समझोगे तो मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो, एक तो इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एवीएफ एवीएल एवीआर फर्स्ट सेकंड V1 V2 V3 V6 V5 और V4, तो ये कुल मिलाकर के आपको 12 टिकटियां दिख रही है। इसी को बोलते हैं 12 लीड ईसीजी। इसी को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? एक तो ये है आपके सामने 12 लीड ईसीजी। अगर मैं 5 मिनट आपसे बात करूं कि क्या होता है 12 लीड ईसीजी, तो बात को समझिएगा। अगर सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है आपके सामने ईसीजी, क्या होता है ईसीजी? तो ईसीजी का मतलब तो आप सबको पता ही है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सही बात है क्या? या इलेक्ट्रोकार्डियोथेरेपी। तो कार्डियो होता है, कन्वल्सिव ईसीटी कहलाती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपकी ईसीजी की फुल फॉर्म बताई
तो आपका जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इसको ईकेजी भी कहते हैं, एंथवन ने बताया था, विलियम्स एंथवन ने। ग्राफी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों प्रोसीजर। अगर आपने पूछा सिद्धार्थ सर इस ग्राफी का मतलब क्या है, तो इस ग्राफी का मतलब होता है प्रोसीजर। जो मरीज के ऊपर लीड लगा के पन्ना निकालने तक पूरी घटना है उसको बोलेंगे ग्राफी। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, तो प्यारे दोस्तों ग्राफ बोला जाता है उस मशीन को। ग्राफ किसको बोला जाता है? उस मशीन को या उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है। अरे ग्राफ किसको बोला जाता है? उस मशीन या उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है। और वहीं पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगला नाम आता है जिसको बोला जाता है ग्राम। अरे क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम। और ग्राम का मतलब होता है वो जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राम का मतलब क्या देखने को मिलता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्राम का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या जिसे आप बोल सकते हो रिपोर्ट। तो यहां आपके 3 शब्द मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे कि ग्राफी क्या है, ग्राम क्या है और ग्राम क्या है। क्लियर है? ग्राफ क्या है, ग्राम क्या है और ग्राफी क्या है, ये 3 चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं ईसीजी क्या है, तो एक प्रकार का ऐसा डायग्नोस्टिक मेथड है जो हमें जानकारी देता है कि हाउ टू वर्क द हार्ट, या हाउ टू जनरेट द इंपल्स द हार्ट, या व्हाट इज ए रिदम ऑफ हार्ट। हार्ट धड़कता कैसे, ये जानकारी मिलती है। ये नहीं बताता है कि धड़क किसके लिए रहा है, सोना बाबू के लिए, घरवाली के या बाहर वाली के लिए, किसी के लिए धड़के लेकिन धड़क रहा है। चलो अगर बात करते हैं इस ईसीजी में, नॉर्मली आपको ऐसी कुछ वेव्स का जिक्र किया था अपन ने कई बार। ये आपकी पी वेव आती है, ये इसको क्यू वेव कहते हैं, ये आर वेव होती है, ये एस वेव होती है, ये टी वेव होती है। प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि ये जो पी वेव होती है ये कब होती है? एट्रियल सिस्टोल के दौरान, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, या एट्रियल डीपोलराइजेशन के दौरान देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ईसीजी के अंदर पी वेव कब आती है? जब आपके हार्ट के एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो, एट्रियम में सिस्टोल हो, या एट्रियम में डीपोलराइजेशन हो। वहीं पे आपके ईसीजी में ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है प्यारे दोस्तों, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब देखने को मिलेगा? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो, अरे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, या आपके सामने क्या देखने को मिले? तो प्यारे दोस्तों वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो। तो वीएस, वीसी एंड वीडी के दौरान क्या देखने को मिलता है? क्यूआरएस। वहीं पे आपके टी वेव कब देखने को मिलती है ईसीजी में? जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो, और जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो। ऐसी कंडीशन के दौरान आपकी ईसीजी में कौन सी वेव आती है? तो टी वेव आती है। यहीं पे अपन एक चीज को समझ सकते हैं कि जब आपके हार्ट के चेंबर में एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो पी बनेगी, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आएगा तो पी ज्यादा बनेगी, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो पी नहीं बनेगी। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा तो क्यूआरएस ज्यादा बनेगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो क्यूआरएस कम बनेगा, और वेंट्रिकल में क्यूआरएस एबनॉर्मल बनेगा, मतलब वेंट्रिकल में गड़बड़ है। यहां कोई दिक्कत नहीं। 12 लीड ईसीजी में प्यारे दोस्तों सबसे पहले इन्होंने बताया था nth वॉन ट्रायंगल, और nth वॉन ट्रायंगल में जो भाई साहब है उन्होंने क्या बोला प्यारे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। अरे ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं nth वॉन ट्रायंगल में, इन्होंने कहा था कि हम ईसीजी करने के लिए शरीर के 3 पोल का यूज लेंगे। हम शरीर के कितने पोल का यूज लेंगे? 3 पोल का यूज लिया जाएगा, न कि कंप्लीट बॉडी। 3 पोल में किसको टाला जाता है? तो राइट लेग को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर चारों लिंब पे आप इलेक्ट्रिकल करंट को घुमाओगे तो वो ब्लास्ट करवा देगा, बोले तो करंट हो जाएगा। हमें जांच करनी है, मरीज को मारना नहीं है भाई। एक करंट यहां से यहां, यहां से यहां हाथ पैर में घूमेगा तो पूरे शरीर में घूमेगा, और पूरे शरीर में घूमने का मतलब ऐसी ईसीजी तो आप प्लग में अंगुलियां डाल के भी कर सकते हो। हमें जांच करनी है तो सबसे पहले ये क्या है? तो सर ये राइट आर्म है, ये आपके सामने लेफ्ट आर्म है, और ये आपके सामने लेफ्ट लेग है। तो शरीर का कौन सा हिस्सा ईसीजी के अंदर सम्मिलित नहीं है? तो राइट लेग। सर लीड लगाते हैं तो लीड भी अभी कलर बताऊंगा, काले कलर की लगाते हैं जिसमें कुछ नहीं है, वो टाइम पास है। अब ध्यान रखिएगा, अगली बात क्या आती है कि अपन ने देखा होगा, बैटरी देखी होगी, प्लग के बोर्ड देखे होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करंट होता है। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हो तो कोई भी घटना नहीं घटती है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हो इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ता है। तो हमें यहां जांच करनी है, मरीज में करंट नहीं दौड़ाना। तो यहां अपना उद्देश्य रहेगा पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, ताकि मरीज के शरीर में करंट सर्कुलेट नहीं हो, सिर्फ जांच की जानकारी मिले। अब यहां क्या देखने को मिलती है कि राइट आर्म होता है वो दोनों नेगेटिव होते हैं,
लेफ्ट लेग के ऊपर दोनों पॉजिटिव पोल देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पोल देखने को मिलता है। यानी इनके ऊपर लगने वाले करंट का चार्ज दिख गया आप लोगों को? हाँ, मेरे हिसाब से दिख गया होगा कि ये देखो इस प्रकार का कोई करंट आपको यहां देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, पैरों में दोनों के दोनों पॉजिटिव है, लेफ्ट लेग में, राइट आर्म में दोनों के दोनों नेगेटिव है और उधर वो देखने को मिलता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहां से अपन फर्स्ट लाएंगे तो जब भी अपनी अगर बात करें कि हिंद के रहने वाले हैं, हिंद के वासिंदे हैं, भारत में जब भी कोई आता है तो आपको पता है कि हाँ वसुदेव कुटुंबकम या हाथ जोड़े जाते हैं। सामने वाले को सबसे पहले क्या किया जाता है, हाथ तो राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से मिला दो। सबसे पहली ईसीजी जनरेशन का तरीका होगा कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगी और ये इससे कनेक्ट होते ही आपकी ईसीजी में लीड बनेगी जिसको अपन बोलेंगे लीड फर्स्ट। अरे ईसीजी में लीड आएगी जिसको लीड फर्स्ट बोला जाता है। राइट आर्म का नेगेटिव पोल लेफ्ट आर्म के पॉजिटिव पोल से टकराएगा तो लीड नंबर 1 बनेगी। अब आपको पता है कि दूसरे नंबर के कि जिस इंसान को अपन नमस्ते नहीं कर सकते, जैसे मम्मी पापा है, दादाजी है या जो भी अपनी सुपीरियर बॉडी है, उनके पैर छुए जाते हैं। हाँ, उनको क्या किया जाता है, पैर छुए जाते हैं। अब मुझे पता वो पैर उल्टे हाथ से छुओगे या सीधे हाथ से, तो डेफिनेटली सर सीधे हाथ से यानी राइट आर्म से पैर छुए जाते हैं। अभी पैर कितना है, एक ही पैर है। अरे सामने वाले का पैर एक ही है तो अब अपन राइट आर्म से पैर को छुएंगे तो यानी अगली लीड बनती है कुछ इस प्रकार से और इसको बोला जाता है लीड सेकंड। अरे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लीड सेकंड। फिर से कहानी के किरदार को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से टकराया, नेगेटिव को पॉजिटिव से टकराया तो राइट आर्म को लेफ्ट आर्म नमस्ते करने पे फर्स्ट बना, ठीक है। दूसरे नंबर पे पैर छुआ और तीसरे नंबर पे अब जो बचा है उनको मिला दो। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अगर मैं मिला देता हूं, ये नेगेटिव अगर मैं इस पॉजिटिव से आपके सामने मिला देता हूं तो क्या ये लीड थर्ड बन जाएगी? तो आपका डेफिनेटली ये लीड थर्ड बन जाती है। तो nth वन ट्राइंगल में ये 3 प्रकार की चीजें आती है। तो ईसीजी की 12 लीड में से 3 लीड आपके सामने आ गई जिनका नाम है लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी कि ये हर्ट से निकलने वाली इंपल्स का करंट किस दशा और दिशा में जा रहा है उसकी जानकारी देता है। ओके, चलो इसके बाद में अगली बात करते हैं। अगली आती है जिसको बोला जाता है एवीआर, एवीएल और एवीएफ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगली जानकारियां किसके बारे में देकर के जाता है, तो याद रखिएगा ये एवीएल है, ये आपके सामने एवीएफ वाली कंडीशन देखने को मिलती है और ये वाली कंडीशन आपके सामने क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा एवीआर देखने को मिलती है। अगली कंडीशन आपके सामने क्या देखने को मिलती है, एवीआर। सिंपल सा याद करना, रटना नहीं है। मुझे बताओ कि टांग कितनी थी, एक, कौन सी, लेफ्ट, और L फॉर लेग, तो यहां सीधा सीधा इसका सॉरी F फॉर फिट, F फॉर फिट। तो कुल मिलाकर के ये हमें जानकारी देगी लेफ्ट लेग के बारे में बिना रटे। एवीएफ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द फीट, और ये किस फीट के लिए देता है, तो इसके लिए। वहीं पे अगर अपन बात करें एवीएल के लिए, वहीं पे अपन किसके बारे में बात करें, एवीएल के लिए बात करें, तो अब अपने पास हाथ 2 ही है, एक तो लेफ्ट आर्म है और एक राइट आर्म है, तो रटने का कुछ खेल ही नहीं है। सीधी सीधी गणित है कि एवीआर, एवीएफ और एवीएल किस किस की जानकारी देती है, ये क्लियर हुई। तो 3 लीड पहले पढ़ ली, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, और 3 अभी पढ़ ली, एवीआर, एवीएल और एवीएफ। 6 लीड ईसीजी की हो चुकी है। आज तक आप रट के जाते थे कि 6 छाती पे 4 हाथों पे 10 होती है, वो 10 नहीं है। ध्यान रखिएगा, 6 क्लियर हो गई क्या? सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। अरे ध्यान रखिएगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना आसमान का। एवीआर राइट आर्म था, आर फॉर राइट आर्म, लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट आर्म और एफ फॉर फीट, फीट एक ही था। चलो अगले नंबर पे आपके सामने आती है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है V1, V2, V3, V4। अरे V4, V5 और V6, ये आपके सामने 6 लीड जिनको पेरिकार्डियल लीड के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पेरिकार्डियल का मतलब हर्ट पे लगने वाली लीड होती है ईसीजी की। जी हां गुरुदेव, अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं V1 और V2 दोनों सामने सामने लगती है, V1 और V2 दोनों सामने सामने। ओके, अगली बात को शुरू करूं। एकमात्र लीड है जो राइट साइड में लगेगी, बाकी सारी लेफ्ट में लगेगी। एकमात्र लीड है जो कहां लगेगी, राइट साइड में, बाकी सारी कहां लगेगी, लेफ्ट में। तो ये पहली बात है। इसके आगे मैं लिख देता हूं राइट साइड और बाकी सबके आगे लिख देता हूं लेफ्ट साइड।
बाकी सबके आगे मैं क्या लिख देता हूं, लेफ्ट साइड के लिए लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। बाकी सबके लिए कहां लिख देता हूं, लेफ्ट। पहले नंबर की जो लीड होती है वो लगती है प्यारे दोस्तों फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और मैंने बोला पहली और दूसरी सामने सामने, तो दूसरी भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। फर्क क्या है, वो राइट में, ये लेफ्ट में। अब मुझे बताओ कि ईसीजी की लीड को हर्ट के पास रखोगे कि दूर? सर नजदीक। हर्ट कहां है, मीडियो एक्सटर्नल या रिट्रो एक्सटर्नल, तो इन दोनों ईसीजी की लीड को कहां लगाओगे, नियर टू स्टर्नम। तो यहां आप क्या देखने को मिलता है, नियर टू स्टर्नम, ठीक है। अगले नंबर पे ये भी कहां देखने को मिलती है, तो सर ये भी नियर टू स्टर्नम। ओके, ये अपनी दो लीड तो लग गई, V1 और V2। V3 को छोड़ते हैं, V4, V5, V6 ये तीनों की तीनों लगती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ओ माय गॉड, ये तो कमाल कर दिया, हाँ कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये आपकी तीनों के तीनों कहां लगेगी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अब आप क्या बोलोगे, लीड के ऊपर लीड? नहीं। अब याद रखिएगा, एक मैं आपके सामने छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। माना कि ये मरीज है, ये मरीज की बॉडी है आपके सामने, ये उसके पैर हैं और ये उसके हाथ हैं। अगर मैं इसमें बनाऊं तो इसके यहां एक रूप सौंदर्य की हड्डी है जिसका नाम है क्लेविकल, और यहां से निकल के ये बन जाता है स्टर्नम। क्या ऐसा कोई अपन नजारा देख सकते हैं? ठीक है सर, ये आपने जो हड्डी बनाई है इसका नाम आपने क्या दे दिया, क्लेविकल, ब्यूटी बोन के नाम से जान लिया, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये लीजिएगा, थोड़े हाथों को ऊपर ले जाते हैं, ये हाथ यहां से निकाल देते हैं। अब इस मरीज में लैंडमार्क बोलूं तो अगर मैं कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर प्यारे दोस्तों मैं कोई भी एक ऐसी लाइन को यहां ड्रॉ करता हूं, यहां पर देखो, तो एक एरिया तो ये बनता है, ठीक है। एक लाइन प्यारे दोस्तों मैं फिर अगर आपके ड्रॉ करूं तो एक लाइन में यहां ड्रॉ कर, ओके, और एक लाइन प्यारे दोस्तों इसके हालांकि लेटरल व्यू में जाएगी, अपने को यहां महसूस करना, एक यहां बना दी। ध्यान से देखिएगा, ये मरीज की छाती पे समझाया है, मेरी बात को समझे। ये रही मेरी क्लेविकल, एक आप यहां लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये लोगो दिख रहा है मेरे टी शर्ट का यहां पे, दैट इज कॉल्ड मिड क्लेविकुलर। एक लाइन खींची जाती है एंटीरियर एक्सिलरी, जहां से देखो मेरा टी शर्ट का व्हाइट नोच खत्म होके ब्लू स्लीव शुरू हो रही है, यहां पे ये कहलाती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और एक लाइन होती है जिसको इधर से देख रहे हो, मिड एक्सिलरी। तो तीन लैंडमार्क यहां अपन बना रहे हैं, मिड क्लेविकुलर, एंटीरियर एक्सिलरी और मिड एक्सिलरी। यहां से अपन तीन लाइनें बना रहे हैं, एक का नाम है MCL मिड क्लेविकुलर लाइन, एक का नाम है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और तीसरी का नाम है मिड एक्सिलरी लाइन। क्या ये तीन लैंडमार्क आपके लिए बन गए? हाँ, अंदर से बाहर की तरफ, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, ये चौथे नंबर की आपकी लगती है कहां पे, तो ध्यान रखिएगा मिड क्लेविकुलर लाइन। ये कहां लगेगी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और ये कहां लगती है, तो मिड एक्सिलरी लाइन में लगाई जाती है। तो कुल मिलाकर के V1, V2, V4, V5, V6 क्लियर हुई। हाँ, V3 पाई जाती है इन बिटवीन V2 टू V4। अरे ये कहां देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आपका जवाब होगा गुरुदेव, इन बिटवीन V2 टू V4। अरे V2 से लेकर के V4 के बीच में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये कहां से देखने को मिलती है, V2 से लेकर के V4 के बीच में आती है। तो अब आप बोल सकते हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसे बोला जाता है 12वे लीड ईसीजी। अरे तीन लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। अरे AVR, AVL, AVF और V2, V1, V2, V3, V4, V5, V6 चलेगा। अगर मैं आपके इस ईसीजी को वापस से यहां कोरिलेट करूं, ये आपके सामने मैंने एक ईसीजी बताई है प्यारे दोस्तों, क्या इसमें P दिखा? नहीं। क्या इसमें QRS दिख रहा है? तो आपने बोला सिर्फ QRS ही दिख रहा है। अरे देखो, मैं इसके अंदर लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, QRS ही दिख रहा है। और ये जो सिर्फ आपको QRS दिख रहा है, इसको मैं वाइडेंट QRS बोलता हूं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये वाइडेंट QRS है, ये कौन सी ईसीजी को इंडिकेट करता है, तो ये VT को इंडिकेट करता है, यानी बोले तो वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। किसको बताएगा ये जानकारी? वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया के बारे में बताता है। किसको बता रहा है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में जानकारी देता है।
समझ में आ गया। अब सर इसके अंदर वेटीए वाली कंडीशन क्यों है? क्योंकि पी एबनॉर्मल है नहीं, बाकी कुछ एबनॉर्मल है नहीं, क्यूआरएस आपको वाइडेंट दिख रहा है। मरीज के वेंट्रिकल की रफ्तार 150 से ऊपर निकल जाना क्या कहलाती है? वीटी कहलाती है। मरीज के वेंट्रिकल की रफ्तार 150 से ऊपर निकल गई, मोर देन 150 बीट पर मिनट की स्पीड चल रही है, और किसकी चल रही है? वेंट्रिकल की चल रही है, वीटी कहलाएगी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ जाए कि वीटी के मरीज में नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो डायरेक्ट डी फेब नहीं देना, इसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी है चेक द पल्स। अरे सबसे पहले मरीज में क्या चेक करो? पल्स को चेक करो, और अगर मरीज में पल्स अब्सेंट है तो आप क्या दोगे? डी फेब देंगे, और अगर पल्स मौजूद है तो आप मरीज में कार्डियोवर्जन करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पल्स मौजूद है तो कार्डियोवर्जन, और पल्स अब्सेंट है तो इस मरीज में क्या करने की कोशिश करोगे? सर डी फेब करेंगे। डी फेम नहीं किया जाता है, डी फेब है। तो बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देना ये इंफॉर्मेशन, तभी तो वो लाइन सार्थक होगी कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। मेरी हर एक कोशिश है कि आपके हर एक पहलू को क्लियर किया जा सके, पूरे के पूरे एंथवन ट्रायंगल को लपेटने की कोशिश की है। चलेगा, अगला सवाल आपका कर रहा है, बेसब्री से इंतजार, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और जवाब दें। ऑनलाइन वाले थोड़े बातों से ऊपर उठ जाएं ताकि सिलेक्शन की राह पे अपने आप को अग्रसर आसानी से कर पाएंगे। सवाल ने क्या पूछा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन। अरे भैया जी, सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन है, फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट, सारे के सारे ब्लड में पाए गए आपके सामने प्लाज्मा प्रोटीन है छोड़ के। तो प्यारे दोस्तों, ब्लड के प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन अगर बात करते हैं, अरे अगर बात करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में, पहली बात प्लाज्मा होता कितना है? तो ब्लड में पाया जाता है लगभग 55% प्लाज्मा, जो लगभग स्ट्रो कलर का होता है। इस प्लाज्मा को अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ा है प्यारे दोस्तों की अगर मैं बात करूं कि यहां प्लाज्मा के अंदर सॉलिड कंपोनेंट कितना होता है, तो आपका जवाब आएगा 8 से 10%। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इस प्लाज्मा में लिक्विड क्वालिटी कितनी देखने को मिलती है, अरे इस प्लाज्मा में लिक्विड क्वालिटी कितनी देखने को मिलती है, तो लगभग 90 से लेकर के, अरे ये 90 से लेकर के 92% इसमें लिक्विड है, बोले तो इसमें वाटर है। अब मुझे बताओ, वाटर के बारे में तो कुछ पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये वाटर के बारे में तो हमें कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ सॉलिड का पढ़ते हैं, और इस सॉलिड के कंपोनेंट में अति महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। अरे क्या बोला जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है? ये मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन स्टोर एंड अराइव फ्रॉम लिवर। अरे ये मैक्सिमम कहां से आता है या कहां स्टोर रहता है? तो लिवर से रहता है, इसीलिए लिवर में गड़बड़ होने से प्लाज्मा प्रोटीन गड़बड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिवर में गड़बड़ होने से कौन गड़बड़ा जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन गड़बड़ा जाता है। अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है प्यारे दोस्तों, ये 7.3 ग्राम % होता है। क्लियर है? इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाने का नाम है एल्बुमिन। एल्बुमिन लगभग आपका 4.7 ग्राम % के आसपास में देखने को मिलता है। अगर आप पूछोगे सर एल्बुमिन का काम क्या है, तो एल्बुमिन का काम है ऑन्कोटिक प्रेशर। एल्बुमिन का काम क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, ये ऑन्कोटिक प्रेशर को जज करने का काम करता है। वहीं पे आपने पूछा सर ऑन्कोटिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है, तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल वैल्यू ऑन्कोटिक प्रेशर की आपकी निकल के आती है लगभग 32 से लेकर के 36 mm ऑफ Hg के आसपास हमारे बॉडी का नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। ये आपके बॉडी का पाया गया क्या देखने को मिलता है? नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर है। ये आपकी बॉडी में पाया गया क्या देखने को मिलता है? नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर है। वहीं पे अगर मैं कोई कंडीशन को आगे की तरफ ले जाऊं, वहीं पे कोई कंडीशन को मैं आगे की तरफ ले जाऊं, तो प्यारे दोस्तों ये ऑन्कोटिक प्रेशर जो नॉर्मल 32 से 36 mm ऑफ Hg होता है, इनमें से लगभग प्यारे दोस्तों जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इनमें से जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है वो कितना मेंटेन करती है? तो प्लाज्मा प्रोटीन इसको मेंटेन करती है कितना कितना कितना, तो आपका जवाब आएगा 28 mm ऑफ Hg। ध्यान रखिएगा, अकेली प्लाज्मा प्रोटीन कितना मेंटेन करती है, तो आपका जवाब आएगा 28 mm ऑफ Hg। लेकिन प्यारे दोस्तों इस 28 में से भी, या टोटल 32-36 में से 22 सिर्फ कौन मेंटेन कर लेता है? लेकिन लिख लीजिएगा, मैक्सिमम मेंटेन बाई एल्बुमिन, मैक्सिमम मेंटेन बाई
मैक्सिमम मेंटेन बाई एल्बुमिन, और ये एल्बुमिन कितना कर लेता है तो ध्यान रखिएगा 22 mm ऑफ Hg। अरे ध्यान रखिएगा ये एल्बुमिन कितना मेंटेन कर लेता है तो 22 mm ऑफ Hg। तो कुल मिलाकर के एल्बुमिन सर्वाधिक आपका ओंकोटिक प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है। और अगर आपके ओंकोटिक प्रेशर में चेंजेज आ गया तो शरीर में पानी भरेगा, शरीर में एडिमा होगा। आपका एम्स ऋषिकेश ने पूछा हुआ सवाल है किसी भी मरीज को एल्बुमिन देने का क्या तरीका होगा, तो एल्बुमिन स्लो दिया जाता है, विथ फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड दिया जाता है। कभी भी एल्बुमिन फास्ट नहीं देना है। एल्बुमिन अगर किसी को इन्फ्यूज करना है, एल्बुमिन का इन्फ्यूजन हमेशा क्या होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा स्लो होना चाहिए। और प्यारे दोस्तों इसके साथ में ये क्या होना चाहिए तो याद रखिएगा फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड देखने को मिलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इन्फ्यूजन होता है वो आपका कैसे देना है और कौन सी दशा और दिशा से देखना है, तो इस चीज पे आपको पूरा पूरा फोकस करना है कि इन्फ्यूजन स्लो विथ फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड वाली कंडीशन को फोकस किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा देखने को मिलता है तो दूसरा नंबर का नाम आता है उसको बोलते हैं ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन कितना होता है तो आपका जवाब आएगा 2.3 ग्राम परसेंटेज आता है। और ये क्या बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है। अरे इससे क्या बनेगा तो आपका जवाब निकलना चाहिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अरे इससे क्या बनेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनता है। और लास्ट में आपका नाम देखने को मिलता है प्लाज्मा प्रोटीन का जिसका मतलब है फिब्रिनोजन। क्या देखने को मिलता है, फिब्रिनोजन। और अगर आप बात करोगे कि ये सर जो फिब्रिनोजन है और ये फिब्रिनोजन क्या करता है तो ध्यान रखिएगा ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। होता कितना है तो 0.3 ग्राम परसेंटेज देखने को मिलता है। सबसे कम कौन है, लीस्ट अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन इज फिब्रिनोजन, हाईएस्ट अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्बुमिन। क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ध्यान रखिएगा ये किस में हेल्प कर रहा है तो ध्यान रखिएगा ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। बोले तो हीमोस्टेसिस का काम करेगा। अरे याद रखिएगा किसका काम करेगा तो याद रखिएगा चाहिए आप कोयागुलेशन लिख दो, अरे चाहिए आप इसके अंदर क्या लिख देना, कोयागुलेशन लिख देना, चाहिए आप इसको हीमोस्टेसिस लिख देना, इसमें ये मदद करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन क्लियर हुआ, बोलो माता रानी की जय। क्लियर है, स्क्रीनशॉट और नोट्स दोनों में कोई कमी मत रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही आपको उजागर करके दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। तो यहां कौन सा नहीं है तो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है, लेकिन मायोसिन नहीं है बेटा। मसल से जनरेट होने वाली प्रोटीन है जिसका नाम है मायोसिन एक्टिन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर पूर्ण रूपेण गलत है। तो जिस बच्चे ने सी दिया, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे ने ही सी दिया होगा, लेकिन रैशनल के दम पे कुछ ना कुछ समझा, सीखा, पहचाना, परखा होगा। बस वही मेरे 360 डिग्री के राफेल स्टूडेंट की क्वालिटी है। चलो, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये इमेज में क्या है और ये किसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। पूछ बेटा क्या पूछना है। लाई 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 कौन सी है ये बताओ मुझे। लाई तो लिख दिया आप सब लोगों ने, लेकिन लाई कौन सी है। लाई है, ले आई नहीं है। चलो बात करते हैं प्यारे दोस्तों अगर अपन लाई के बारे में कि लाई क्या होती है। तो सबसे पहला लाई का मतलब इट इज ए रिलेशनशिप इन बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटल बॉडी। ध्यान रखिएगा इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज ए रिलेशनशिप in between long axis of uterine body and long axis of
इट इज ए रिलेशनशिप इन बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटल बॉडी। ध्यान रखिएगा, फीटल की बॉडी का लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस के बीच में बनने वाला संबंध लाई कहलाता है। क्या कहलाता है? लाई कहलाता है। अब लाई मेनली कितनी होती है? तो इट इज मेनली 3 टाइप्स। इट इज मेनली 3 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों? 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार कौन से होते हैं? तो पहले का नाम होता है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल, और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है यही आपकी मोस्ट कॉमन लाई होती है। यही आपके सामने क्या देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा मोस्ट कॉमन लाई है। दूसरे नंबर पे आपके सामने आती है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है ट्रांसवर्स। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स, या उसी को आप क्या बोल दो? हॉरिजॉन्टल बोल दो। तो ट्रांसवर्स बोलो या हॉरिजॉन्टल बोलो, वो वाली कंडीशन क्या देखने को मिलती है? इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपके दूसरे नंबर वाली देखने को मिलती है। और तीसरे नंबर की कंडीशन आपके सामने क्या देखने को मिलती है? अनस्टेबल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अनस्टेबल के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन ओब्लिक्यू भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? जिसको अपन ओब्लिक्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे बोले कि एक का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल, मोस्ट कॉमन है, दूसरे नंबर पे है ट्रांसवर्स और तीसरे का नाम है अनस्टेबल। अब देखते कैसे हैं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपके सामने पहला डायग्राम ड्रॉ करूं कि ये कोई फीमेल की यूट्राइन बॉडी है और इसके अंदर ये मान लीजिएगा कि आपका अपना टुट्टू है। हाँ ठीक है गुरुदेव, ये आपका अपना टुट्टू है। अब इसके बीच में अगर आप लॉन्ग एक्सिस निकालने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग एक्सिस के लिए प्यारे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि एक लॉन्ग एक्सिस के लिए मान लो कि मैंने लाइन खींच दी यहां से, ये फीमेल के यूट्रस का सबसे लॉन्ग एक्सिस है, आपने बोला जी, और ये मैंने बोल दिया कि ये बच्चे की बॉडी का सबसे बड़ा लॉन्ग एक्सिस कौन सा है? तो यहां से यहां। क्या ये पहला डायग्राम सही है? जी हां। तो इस कंडीशन को अपन नाम दे देंगे लॉन्गिट्यूडिनल। इस कंडीशन को अपन नाम क्या दे देंगे प्यारे दोस्तों? लॉन्गिट्यूडिनल। इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से जाना जाता है, यानी जहां दोनों लाइनें कतार में खड़ी है, कटती नहीं है। क्लियर है? दूसरे नंबर की लाई को अगर अपन पहचानने की कोशिश करेंगे तो दूसरे नंबर की लाई ये लीजिएगा, ये आपके सामने यूट्राइन बॉडी, और अगर इसके अंदर अपन फीटस को बनाने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा, अगर अपन फीटस को बनाने की कोशिश करें तो इसमें भी कुछ 2 लाइनें ऐसी देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रहा मां की यूट्राइन की लॉन्ग एक्सिस, हाँ, और ये आपके सामने रहा बच्चे की बॉडी का लॉन्ग एक्सिस। बराबर ये लाइनें 2 पार्टीशन में कटती है। इसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों ट्रांसवर्स लाई। अरे इसको किसके नाम से जाना जाता है? ट्रांसवर्स लाई के नाम से। अब या तो बच्चा इस हिस्सा में रह सकता है, यानी मुंडी नीचे बटक नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, या बच्चा ऐसे रह सकता है, मुंह अंदर की तरफ मुंह बाहर की तरफ, कुछ भी। लेकिन तीसरा वाला बच्चा बोल रहा है मैं तो यूं हूं। तीसरा वाला बच्चा बोल रहा है मैं तो यूं हूं। मैंने बोला भाई तू इतनी देर ऐसे कैसन रह पाएगा? उसने बोला रह जाऊंगा गुरुदेव। ये रहा किसी भी फीमेल की बॉडी का लॉन्ग एक्सिस, ये रहा किसी भी फीमेल के बॉडी का लॉन्ग एक्सिस, और ये देखने को मिल रहा है आपके सामने दूसरा वाला एक्सिस। ध्यान रखिएगा, तो ये तो चीजें क्रॉस हो रही है। हाँ डेफिनेटली क्रॉस हो रही है सर। तो मैंने बोला या तो कोई इंसान खड़ा रह सकता है या पड़ा रह सकता है, लेकिन तिरछा नहीं रह सकता, और तिरछा नहीं रह सकता इसीलिए इसको अनस्टेबल के नाम से बताया जाता है। इसीलिए इसको किसके नाम से बताया जाता है? तो ध्यान रखिएगा अनस्टेबल। अरे किसके नाम से बोला जाता? अनस्टेबल के नाम से या ओब्लिक्यू के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, चाहे इसको अनस्टेबल बोलो चाहे इसको ओब्लिक्यू बोलो, क्या बोलो, चाहे इसको अनस्टेबल बोलो चाहे इसको ओब्लिक्यू बोलो, तो लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, ट्रांसवर्स क्या, अनस्टेबल ओब्लिक्यू क्या है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन आपके फोटो में गुमराह क्यों हुए? क्योंकि ध्यान रखिएगा अपन ने डायग्राम समझने के लिए वैसे बनाया, लेकिन वास्तविकता में यूट्रस होता है यूं। वास्तविकता में यूट्रस क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन। ये किसी भी फीमेल का वेजाइना देखने को मिल रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका उस फीमेल का सर्विक्स है और ये उसके ऊपर यूट्राइन बॉडी थी। अब इसके अंदर आपका कोई टुट्टू है प्यारे दोस्तों, ये रहा। अब आपसे इसकी लाई पूछी है तो आप इसकी लाई क्या बता रहे हो?
आपने ट्रांसवर्स मार्सवर्तिका दी है ही नहीं। अरे डेफिनेशन क्या था, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी, तो खींचो लॉन्ग एक्सिस। तो ये रहा प्यारे दोस्तों यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस कौन सा है, ये क्लियर है, ये लाइन आपके सामने। और फीटस का लॉन्ग एक्सिस कौन सा है, ये, तो ये लो, तो ये वाली लाई तो फिर से क्या बन गई, लॉन्गिट्यूडिनल है। आपको लगा होगा कि ये लाई ट्रांसवर्स है, लेकिन ये लाई भी आपकी कौन सी बन रही है, लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सी बन गई, लॉन्गिट्यूडिनल बनी या नहीं बनी, तो डेफिनेटली बन गई। लेकिन कुछ बच्चे इसको ट्रांसवर्स में पटक गए, कुछ बच्चे अनस्टेबिलिटी में पटक गए, उन दोनों की लग चुकी है लंका। अरे ध्यान रखिएगा, इस फोटो में भी आपका देखो कि लॉन्ग एक्सिस कहां से कहां है, तो प्यारे दोस्तों ये रहा आपका लॉन्ग एक्सिस। अरे ये रहा आपके यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस और ये रहा आपके बच्चे का लॉन्ग एक्सिस। दी गई लाई का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल लाई। अरे इस लाई का नाम क्या देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडिनल। इस लाई को भी क्या नाम दोगे, लॉन्गिट्यूडिनल लाई के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जिन बच्चों ने सही दिया उनको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जिनका दिल गलती कर बैठा है या फिर गलती कर बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिरते हैं 100 सवारे मैदान जंग में। अरे वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं, तो घुटनों के बल ना चले, अपनी मंजिल को भांपने के लिए, पापने के लिए, अपने लाने के लिए अग्रसर होकर के आगे की तरफ बढ़े। मेरे हिसाब से लाइक का एक भी सवाल अब आपका गलत नहीं होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है, चलेगा। अगला सवाल आपके लिए कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखें, पहचाने, परखे और अपना बेहतरीन जवाब पुट करें। जल्दी से ये जवाब दे दीजिएगा, मैं कर लेता हूं। पानी से गले को तर, तुम कर दो कमेंट बॉक्स को इतर बितर। अगले सवाल के आपकी तरफ से जवाब आ रहे हैं डी 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 डी। क्या बात है, डी पे कर रहे हैं धमाका। चलो देखते हैं ए बी डी जो भी होगा। एन इन्फेंट इन द नर्सरी, एक नर्सरी में इन्फेंट है, इज द 48 ईयर ओल्ड एंड नोट पासेज म्यूकोनियम। ओ माय गॉड, 48 घंटे पैदा हुए हो गया और म्यूकोनियम, व्हाट इज म्यूकोनियम, तो फर्स्ट स्टूल, फर्स्ट फीटल स्टूल, बच्चे का पहला स्टूल क्या कहलाता है, तो म्यूकोनियम कहलाता है, जो ग्रीनिश कलर का होता है। द नर्स सस्पेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, और नर्स उस मरीज को कैसे सस्पेक्ट करेगी, अरे कोएक्शन ऑफ एओर्टा, टेट्रोलॉजी ऑफ हैलेट, हाइपरबिलिरुबिनियम, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑप्शन ही इतने निठल्ले निकले कि कुछ बचा ही नहीं। अरे प्यारे दोस्तों, कोएक्शन ऑफ एओर्टा का मतलब क्या होता है, अरे मान लीजिएगा कि आपका हार्ट देखने को मिल रहा है, हां सर, और ये हार्ट से निकल करके कौन जा रहा है, एओर्टा जा रहा है। ये निकला आपका असेंडिंग एओर्टा, ये आपका आर्च ऑफ एओर्टा, और ये आर्च ऑफ एओर्टा के बाद ये डिसेंडिंग एओर्टा आते आते यहां कहीं से नैरो हो गया और उसके बाद में वापस ये नॉर्मल चला गया। ये वाली कंडीशन आपको किसको इंडिकेट कर रही है, कोएक्शन को कर रही है। ये किसको इंडिकेट कर रही है, कोएक्शन ऑफ एओर्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको, कोएक्शन ऑफ एओर्टा के नाम से जाना जाता है। तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगी कि मरीज की अपर बॉडी में, अरे मरीज की जो अपर बॉडी है उसकी ब्लड सप्लाई तो आर्च ऑफ एओर्टा से होती है, तो अपर बॉडी की जो ब्लड सप्लाई है वो तो रहेगी नॉर्मल। इसकी ब्लड सप्लाई क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी ब्लड सप्लाई रहती है नॉर्मल। और वहीं पे अगर बात करें कि लोअर बॉडी की ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ध्यान रखिएगा, लोअर बॉडी की ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी, लोअर बॉडी की जो आपके सामने जो ब्लड सप्लाई है, अरे लोअर बॉडी की जो आपके सामने ब्लड सप्लाई है वो आपकी क्या देखने को मिलती है, डाउन देखने को मिलती है। अरे लोअर बॉडी की ब्लड सप्लाई आपके सामने क्या देखने को मिलती है, डाउन देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए उठ गया।
दूसरे नंबर पे अपन ने लिखा है टेट्रोलॉजी ऑफ हैलेट यानी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में साइनोटिक डिजीज है जिसमें 4 बीमारियां होती हैं। अरे पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोपी होती है, वीएसडी होता है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा होता है। चलो तो अगला नाम आपके सामने आता है टॉफ, वहां पे भी ये भी एक प्रकार का साइनोटिक डिजीज है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के रूप में देखने को मिलती है, जिसके अंदर अगर अपन डायग्राम बनाएं तो ये आपके सामने कोई ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर निकल के आती है प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये आपके सामने क्या देखने को मिलती है, इसको वीएसडी बोला जाता है। अरे इसको क्या बोला जाता है, वीएसडी बोला जाता है। और ये आपके एओर्टा वाली स्ट्रक्चर है जिसको ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा के नाम से बता दिया। अरे जिसको किसके नाम से बता दिया, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। तो यहां 4 कंडीशन देखने को मिल रही है। 4 कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलता है, पहला नाम है जिसको बोला जाता है पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। बातें करोगे तो बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस। दूसरा नंबर नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी के नाम से जाना जाता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का नाम आता है कि इसमें क्या बनी हुई है, वीएसडी। और चौथे नंबर का नाम क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। चौथा नाम क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा के नाम से जाना जाता है। तो पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी, वीएसडी और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ये 4 चीजें आपके सामने देखने को मिलती है, जिसको किसके नाम से बताया जाता है, टॉफ। अरे जिसको किसके नाम से बताया जाता है, तो टॉफ के नाम से बताया जाता है। तो यहां पे भी कोई ऐसा रोल नहीं है कि आपके फीकल कंटेंट पास आउट नहीं है। अगला नाम लिखा हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो नो डाउट बच्चे के अंदर अगर आपका 24 घंटे के अंदर हो रहा है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, और 24 घंटे के बाद हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि स्टूल पास आउट नहीं होगा। अरे यहां आपका येलो कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। अरे किसके कारण देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा स्टर को बिलिनोजन, स्ट्रकोबिलिनोजन के कारण आपको येलो कलर का जैसा स्टूल देखने को मिलेगा। बाकी इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिसे स्ट्रो कलर बोल दो। यहां कंडीशन का नाम होगा प्यारे दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करता हूं कि क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर आपको बताऊं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में 2 मिनट चर्चा करें, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की जो कंडीशन देखने को मिलती है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारे शरीर की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलती है। अरे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, उनके सिक्रेशन क्या हो जाते हैं, उनके सिक्रेशन थिक हो जाते हैं। अरे उनके सिक्रेशन यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन थिक हो जाते हैं, जिस कंडीशन को अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। और जिसमें मोस्टली प्यारे दोस्तों एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो प्यारे दोस्तों तीसरे नंबर पे देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्री। तीसरे नंबर की कंडीशन है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। और चौथे नंबर पे आपका क्या देखने को मिलता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इन चारों सिस्टम के सिक्रेशन थिक हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कि रेस्पिरेटरी के सिक्रेशन था, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है, डक्ट, और एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती है। चलो अब रेस्पिरेटरी के सिक्रेशन ठीक हो गए तो मरीज से म्यूकस विकस जो कप स्पुटम बाहर की तरफ आ रहा है वो आ ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा म्यूकस बन रहा है तो सांस में तकलीफ। रिप्रोडक्शन में मेल पार्टनर से स्पर्म इजैकुलेट ही नहीं हो रहा है, फीमेल पार्टनर के सर्वाइकल म्यूकस इतनी गाढ़ी हो गई कि स्पर्म को पेनिट्रेट नहीं होने दे रही है। इंटेग्यूमेंट्री से क्लोराइड लॉस हो रहा है। यहां से कौन लॉस हो रहा है, तो आपका जवाब आएगा सर क्लोराइड। और क्लोराइड निकलता है इसलिए बच्चे को देखने को मिलता है स्वेट क्लोराइड। अरे जिसे बोला जाता है साल्टी किस।
जिसको क्या बोला जाता है, साल्टी किस अपीयरेंस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, नमकीन बच्चा, कि आप बच्चे को जब चूमोगे तो उसकी बॉडी से जो पसीना निकल रहा था उस पसीना में क्या निकल रहा है, अरे क्लोराइड निकल रहा है, क्लोराइड के कारण आपको ये नमकीन बच्चा देखने को मिल रहा है। जीआईटी से पेनक्रियाज से आने वाले सिक्रेशन ठीक हो गए तो अब फेट का प्रॉपर इमल्सिफिकेशन या फेट डिजोल्व हो ही नहीं रहा है, इस मरीज में अनडिजोल्व फेट स्टूल में आ रहा है, जिसको आप क्या बोलोगे, स्टेटोरिया के नाम से बोला जाता है। अरे क्या नाम दे दोगे, स्टेटोरिया, स्टेटोरिया बोले तो अनडिजोल्व फेट, क्या बोला जाता है, अनडिजोल्व फेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अनडिजोल्व फेट के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। अगले नंबर पे अगर अपन बात करते हैं, इसमें जांच कौन सी करते हैं, तो इसमें जांच की जाती है जिसका नाम है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। अरे कौन सी जांच की जाती है, तो ध्यान रखिएगा स्वेट क्लोराइड टेस्ट की जाती है, जिसके अंदर क्या सैंपल लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सैंपल लेते हैं पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन आयंटोफोरेसिस, ध्यान रखिएगा पिलोकार्पिन आयंटोफोरेसिस से इसका सैंपल लिया जाता है 75 mg का, और ये जांच करवाते हैं। अगर इसका रिजल्ट लेस देन 40 आ जाता है तो अपन दोस्तों बोल देंगे नेगेटिव, तो इस कंडीशन को अपन क्या नाम दे देंगे सर, नेगेटिव। अगर ये आपका 40 to 60 के बीच में आता है तो अपन इसको बोल देंगे डाउटफुल, अरे इसको क्या बोल देंगे, तो ध्यान रखिएगा डाउटफुल। और अगर इसका रिजल्ट मोर देन 60 आ जाता है तो अपन इस कंडीशन को बोल देंगे पॉजिटिव, तो इस कंडीशन को अपन किसके नाम से बोल देंगे, पॉजिटिव के नाम से। तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव क्या है, डाउटफुल क्या है और पॉजिटिव क्या है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी इसके अंदर अपने को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिक्रेशन है तो म्यूकोलाइटिक दवाई दे दो, रिप्रोडक्शन के लिए चाइल्ड एडॉप्टेशन वगैरह बोल देंगे, बच्चा गोद ले लो, अरे बच्चा क्या ले लो, गोद ले लो। वहीं पे जीआईटी के लिए एवरी मील के साथ, पहली बात तो हेवी मील सजेस्ट करेंगे, एवरी मील एवरी स्नैक्स के साथ अपने को जूस देना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके इलाज के नाम पे आपको क्या करना है, सिम्टोमेटिक इलाज के नाम पे क्या करोगे, सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करोगे। अरे इसको कौन सी दवाई दोगे, म्यूकोलाइटिक दी जाती है जो म्यूकस वन को कम करे। इसको मरीज को चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाती है। इस मरीज को क्या करेंगे, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस विथ ईच और एवरी मील, ध्यान रखिएगा ईच और एवरी मील के साथ आप क्या करोगे, तो ध्यान रखिएगा पेनक्रियाटिक जूस सजेस्ट करोगे। और ध्यान रखिएगा मील भी कैसा देना है, तो हेवी मील देना है, हेवी मील देना है, क्योंकि बार बार अगर अपन बात कर रहे हैं बार बार जूस देना है तो बार बार खिलाना पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। बाकी इसको चाइल्ड के लिए क्या कर दोगे, चाइल्ड एडॉप्टेशन करवा दोगे। बाकी इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे भी पूरा फोकस करना है। अरे किस पे, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, अरे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे भी क्या करना है, पूरा का पूरा फोकस करना है, तो इस चीज पे भी पूरा ध्यान रखें, चलेगा। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट आंसर क्या चला गया, डी चला गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगले सवाल की तरफ देखने को मिलेगा कि अगला सवाल आपके लिए क्या रहेगा, तो ये लीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा वरना 100% गलत होगा, ये मेरी गारंटी है। हीमोडायलिसिस, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से चलेगा। तो प्यारे दोस्तों आपके सामने दिखाए गए चलचित्र को देख करके आप लोग महसूस कर रहे हैं कि ये हीमोडायलिसिस से बिलोंग करती है। जरा मैं बात को थोड़ा सा फोकस में लाऊं कि एक जांच है जिसका नाम, प्रोसीजर है जिसका नाम है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलाइसिस। अगर बात करते हैं हीमोडायलिसिस जो देखने को मिलता है उसमें लगा होता है डायलेसेट,
क्या लगा होता है, डायलिसेट लगा होता है, उसी को अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। अरे उसी को अपन क्या बोला जाता है, तो आर्टिफिशियल क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल किडनी के नाम से बताया जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल किडनी की कंडीशन होती है वो लगभग ऐसा होता है डायलिसेट। हाँ प्यारे दोस्तों, ऐसी मशीन अगर आपके उसमें लगी हुई है, यही है ओरिजिनल में किडनी, तो ध्यान रखिएगा वो बड़ी सी मशीन में ऐसा कोई गुच्छा कहीं दिखा नहीं दिखा। अरे इस मशीन का नाम है प्यारे दोस्तों प्लाज्मा फेरेसिस। क्या बोला जाता है इसको, प्लाज्मा फेरेसिस बोला जाता है। यानी दिस टाइप ऑफ मशीन शुड बी यूज टू फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। हमारी बॉडी में पाए गए प्लाज्मा को छानने में मदद करती है और प्लाज्मा को सही करने में मदद करती है। उस मशीन का नाम है प्लाज्मा फेरेसिस। सर हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, अगर यहां डायलिसेट लगा होता, चलो मैं इसमें लगाता हूं डायलिसेट तुम्हारा, अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर में यहां पर इसमें डेवलप कर देता, लगभग व्हाइट और गोल्डन कलर का एक पाइप होता है, क्लियर है, जिसको डायलिसेट कहते हैं। अगर ऐसा कोई मैं स्ट्रक्चर इस मशीन में ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इस मशीन में ऐसी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, जैसे कि ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये लो, अब ये क्या बन गई, अब ये आपके सामने ऐसा कोई डायग्राम दिखे तो आप बोल सकते हो कि ये हीमोडायलिसिस है। लेकिन मेरे दोस्त आपके ध्यान रखिएगा, लेकिन आपके इस डायग्राम में ऐसी कोई चीज का जिक्र नहीं किया। तो ये वाली मशीन है प्लाज्मा फेरेसिस। और प्लाज्मा फेरेसिस का काम क्या है कि दिस टाइप ऑफ मशीन, मोस्टली यूजफुल फॉर filtration of plasma and remove abnormal cell or structure। ध्यान रखिएगा उसमें पाई गई एबनॉर्मल सेल और स्ट्रक्चर को निकालती है। हालांकि ये ट्रांसपेरेंट बेग भी दिख रहा है बीटी जैसा, लेकिन ये कई लोगों को नहीं दिखता है। अपने को सीधा डायलिसेट पे जाना है, डायलिसेट नहीं है तो प्लाज्मा फेरेसिस है। बाकी हीमोडायलिसिस वाले में वेस्ट प्रोडक्ट का चेंबर भी होता है, ये भी होता है, खूब सारे नोच अलग देखने को मिलते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये मशीन आपके सामने किसको इंडिकेट कर गई, प्लाज्मा फेरेसिस को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे ये आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है आपके अपने और आपकी अपनी 360 पे। तो ले चलो अगले सवाल की तरफ। ये गलत मत करना, किसी भी कीमत में मत करना, किसी भी हालत में मत करना। बहुत प्यारा सवाल है। सवाल ने आपसे पूछा है कि वाइल मेजरिंग ए सेंट्रल वीनस प्रेशर। अरे ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी मरीज में मेजरमेंट कर रहे हो सीवीपी का, द 0 पॉइंट ऑफ द मैनोमीटर एडजस्टेड। पहली बात तो ये कौन से लेवल पे किया जाता है, फ्लेबोटैक्सिस एक्सिस, उसको क्या बोल लेते हैं, फ्लेबोटैक्सिस एक्सिस। ध्यान रखिएगा। और वो कहां बनता है, तो प्यारे दोस्तों एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, क्या एंटीरियर एक्सिला पे बनेगा, नहीं। पोस्टीरियर एक्सिलरी यहां पीछे भी नहीं था। अब मिड एक्सिलरी ये तो सही आ गया। अब जब भी दो ऑप्शन आते हैं तो एक आंसर होता है। अब कंफ्यूजन है कि राइट होगा या लेफ्ट होगा। बस कंफ्यूजन इस बात का है कि राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा ये राइट एट्रियम के लेवल पे चेक किया जाता है, ध्यान रखिएगा, और उसका प्रेशर 0 पॉइंट पे रखा जाता है, तभी उसकी रीडिंग बराबर आती है। आप अगर पहले से ऑलरेडी हाई रख दोगे तो गड़बड़। सीवीपी कितना होता है, 3 से 8, जिसको आप 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 बोल सकते हो। 3 से 8 mm ऑफ Hg बोल दो, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O के नाम से जाना जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर ने एक बार पूछा था कि सेंटीमीटर वाली रीडिंग में नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो ये देखने को मिलती है। यहां आपने मरीज को यूं सुलाया है प्यारे दोस्तों, ये आपका कोई मरीज है जो इस प्रकार से आपका सो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां अपन क्या करते हैं, एक एंटीरियर मिड एक्सिलरा के आसपास में अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है और ये जो एंगल बनता है राइट एट्रियम के लेवल पे, इसी को बोलते हैं फ्लेबोटैक्सिस एक्सिस। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और एम्स ऋषिकेश ने तो स्पेशल इस एक्सिस का नाम ही पूछा था कि सीवीपी चेक करने के लिए बनने वाले पोल को क्या बोलते हैं, तो फ्लेबोटैक्सिस एक्सिस के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मरीज को फ्लैट पोजीशन दे सकते हो या हेड ऑफ द बेड, सिर्फ हेड को स्लाइटली अबो कर सकते हो, बाकी आप सुपाइन पोजीशन, फ्लैट पोजीशन में इसको चेक करेंगे। और ये सीवीपी हमें खूब सारे सेंट्रल वीनस प्रेशर यानी सेंट्रल वेनों में कितना दबाव चल रहा है उसके बारे में जानकारी देगा। ज्यादा दबाव भी खराब है, कम दबाव भी खराब है, कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह में ऐसी चीजें बड़ी हुई देखने को मिल सकती है। यहां आपके सामने राइट आंसर क्या चला गया, डी। जिन बच्चों ने दिया उनके दिमाग में यह परफेक्ट आंसर आया होगा। चलो अगला आपके सामने एक फोटो दिख रहा है और इस फोटो को देखें, पहचाने, परखें और जवाब दें कि यह क्या है। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। एक कोई ऐसा कोई प्रोसीजर है कि प्यारे दोस्तों एक पाइप निकल रहा है मरीज की बॉडी से, सलाइन, हिपेरिन, एसिडियस सॉल्यूशन है, इधर रिजोवियर है, सलाइन वॉश है, प्रोसेसर है, वेस्ट एयर, ये है। क्या बोला जाएगा इसको? कर क्या रहा है? कुछ चढ़ा रहा है, कुछ निकाल रहा है, कुछ ले रहा है या कुछ दे रहा है? जल्दी से निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। अरे आंधियों ने कोशिश बहुत की मगर हौसलों के दीपक और चिराग फिर भी जलते रहे। तो आपके हौसलों के दीपक जलते रहने चाहिए। इस प्रोसीजर को एक नाम दिया जाता है प्यारे दोस्तों, मैं ये अलग स्ट्रक्चर में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक नाम है जिसको बोलते हैं ब्लड साल्वेज प्रोसीजर। क्या बोला जाता है? ब्लड साल्वेज प्रोसीजर है। क्या होता है ब्लड साल्वेज प्रोसीजर? तो प्यारे दोस्तों अगर कोई भी मरीज है जिसमें प्रोलॉन्ग सर्जरी में है, मोर ब्लड लॉस हो गया, एक मरीज है जो ऑपरेशन थिएटर में है, ठीक है साहब, और उसमें सर्जरी हो रही है लेकिन उसमें एक्टिव ब्लीड है और ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और वो ब्लड लॉस को अपन वापस से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने आपका मरीज था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट में ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई। तो अब जान लीजिएगा कि आपने एब्डोमिनल कैविटी की सर्जरी कर रहे हो और इसमें बहुत ज्यादा खून भरा हुआ है। तो यहां क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा कि यहां इस मरीज में एक सक्शन ट्यूब लगाई जाती है। याद रखिएगा हमने एक इसमें ट्यूब डाली और इस ट्यूब के माध्यम से इस ब्लड को बाहर ले लिया या नहीं लिया? ले लिया। अब प्यारे दोस्तों आपने बॉडी से सक्शन ट्यूब से ये ब्लड बाहर लिया। हमारी बॉडी में तो नेचुरल हिपेरिन होता है जो क्लोट को बचाता है, बाहर तो नहीं है वेसल्स के बाहर। तो जैसे ही बाहर लिया तो अब आप लेते ही इस ब्लड के अंदर क्या डालो, इस ब्लड में ऐड कर दो जिसका नाम है हिपेरिन। क्या ऐड कर दो? हिपेरिन ऐड कर दो, या इसमें आप कर दो सीपीडीए, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन, कर दिया ऐड, ठीक है। इसके साथ इसके लिक्विडिटी को डिजोल्व करना है तो इसके साथ में इसमें एनएस भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? नॉर्मल सलाइन भी। चलो उसके बाद इस ब्लड को आप डालोगे फिल्ट्रेशन में। किस में डालोगे? एक मशीन है जिसका नाम है फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन से ये ब्लड जैसे ही गुजरेगा ये ब्लड छन जाएगा। इस ब्लड में कुछ एबनॉर्मल मरीज सेल के क्लोट भी होंगे, कुछ बीमारियां भी होगी, कुछ कण भी होंगे, वो छन के वहीं रह गए। अब जब छन के रहा तो जो कचरा है वो कचरा डाल दो वेस्ट प्रोडक्ट में, जो कचरा है वो कचरा सीधा कहां डाल दो? वेस्ट बिन में डाल दो, ठीक है। अब जो डंका ब्लड है वो आगे की तरफ आएगा और इस डंके ब्लड को अपन ने कहां इकट्ठा कर लिया? तो ये लो कोई भी ब्लड बैग है वापस से बीटी बैग में इकट्ठा कर लिया, और बीटी बैग में इकट्ठा करने के बाद यही खून वापस से इस मरीज को चढ़ा दो, वापस से यही खून इस मरीज को चढ़ा दो। ये वाला प्रोसीजर कहलाता है ब्लड साल्वेज। ब्लड का मतलब खून और साल्वेज का मतलब सेव। ऑर्गन साल्वेज भी होता है। ऑर्गन साल्वेज का मतलब ऑर्गन सेव करना। कई बार होता है ना, कोई मरीज है जिसकी ब्रेन डेड हो गया, इमीडिएटली एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो बोलते हैं ऑर्गन साल्वेज प्रोसीजर चल रहा है, उसका लिवर निकाल के कहीं लैब में भेजा जाता है या किसी और को लगाया जाता है। सेम चीज है ब्लड साल्वेज, बहुत आसान है, सुनो। जहां ब्लड आया उस ब्लड को लिया, लेते ही उसको जमने से बचाने के लिए उसमें क्या डाल दिया? हिपेरिन और सीपीडीए डाल दिया।
चलो उसको आपने किस में जोड़ा, उसको फिल्ट्रेशन मशीन में डाला, एबनॉर्मल सेलें छान ली, छाना हुआ कचरा तो कचरे बैग में, और जो अच्छा था खून था वो वापस से ऊपर आईवी स्टैंड पे लगाया और ये मरीज को चढ़ा दिया। ध्यान रखिएगा, खुद का खून खुद ही को, इसी को कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। और ये फोटो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। वापस से अब देखो, ये देखो मरीज के बॉडी से पाइप निकला फ्रॉम पेशेंट, ये गया देखो सलाइन, हिपेरिन और आपका सीपीडीए जैसा सॉल्यूशन, इन्होंने एसिडीए डाला, कोई बात नहीं है। वहां से जैसे ही वो खून आया उसको इन्होंने रिजोबियर बैग में इकट्ठा किया, थैले में इकट्ठा करके सलाइन वॉश के साथ, प्रोसेसर बोलो या फिल्ट्रेशन बोलो, कचरा कचरे की मशीन में, खून गया ऊपर की तरफ और ये वापस मरीज को चढ़ा दिया। इस प्रोसीजर को अपन ने क्या नाम दे दिया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोल दिया ब्लड साल्वेज। इसको आपने क्या बोला, तो सर इसको बोला जाता है ब्लड साल्वेज प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलेगा प्यारे दोस्तों, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का सेशन लगा होगा आपको जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला, अरे कंसेप्ट लॉजिक रैशनल से भरपूर सफलता के शिखर पे ले जाने वाला, उस लाइन को सार्थक करने वाला कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा और तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो डेफिनेटली आप लोगों की तैयारी को और दशा और दिशा देने के लिए कल मिलते हैं फिर सुबह 9:30 बजे आपके अपने 360 डिग्री के राफेल सेशन में, जहां चैलेंज किया जाता है कि एग्जामिनर जितना पेपर टफ से टफ बना सके बना लेना, क्योंकि हम गूगल स्टूडेंट है, हम रोजमर्रा जिंदगी में बेहतरीन मेहनत करके अपनी तैयारी को उजागर करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कह देता हूं, क्लास को एक दिन देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रोज टिक पाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। और वो तमाम मेरे भाई बहन जो क्लास को बाद में देखते हैं, कृपया लाइव क्लास में इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपका जोश जुनून पागलपन, आपकी दशा और दिशा एक अलग लेवल की, एक अलग ऊर्जा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? इससे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो के अंत में ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़े, जो हमें एक नई ऊर्जा देगा, जिसके माध्यम से कल फिर आपके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। चलेगा, आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे डेम्स परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।